was constituted in 1966, has been contributing in a big way towards the development of policy sector in the country as well. Change to deliver the keynote address. Ladies and gentlemen, Shri Anil Madhav Dave will now address the gathering. मंच पर उपस्थित डॉक्टर नेगी जी, श्री बोनाल, श्री अनिल कुमार और यहाँ इस सभा कक्ष में उपस्थित वन्य और वन विभाग के सभी अधिकारी भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत है। इसे मैं देश के स्तर पर टीम जंगल कहता हूँ, टीम वन कहता हूँ, टीम पर्यावरण कहता हूँ। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर काम का सारा दारोमदार होता है। सफलता और असफलता इसी टीम के काम करने से होती है। उस टीम को भले वर्ष में एक बार, लेकिन यहाँ एक साथ मिलकर मुझे भी आनंद की अनुभूति हो रही है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। कहते हैं अपनों की कदर करना हो तो परायों से मिलना चाहिए। भारत क्या है ये समझना हो तो विदेश जाना चाहिए। बाहर जाओ तो समझ में आता है कि कितना सुंदर देश है। बर्फ भी है और रेगिस्तान भी है, समुद्र भी है और सुदूर क्षेत्र भी हैं। कितना वैविध्य है, कितने प्रकार के भोजन हैं, कितनी प्रकार की भाषाएं हैं, और वो सब एक बहुत ही, मालूम नहीं ये किसने जनरेट किया होगा, लेकिन संघमित्रा जैसी बहुत सारी महिलाएं और पुरुष, उन्होंने अपना जीवन भारत के कोने कोने में जाकर के इस एकात्मता को खड़ा करने के लिए लगाया होगा कि हम कहीं अंदर से एक हैं। मैंने संसद में एक बार कहा था कि 15 अगस्त 1947 के बाद लोग भारत के अंदर भ्रमण नहीं करते हैं, भारत की 4 धाम यात्रा नहीं करते हैं, वो हजारों सालों से कर रहे हैं। तमिलनाडु से चला हुआ व्यक्ति बद्रीनाथ जाता था, गुजरात का चला हुआ व्यक्ति भुवनेश्वर जाता था, उसको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं थी, उसको कोई उसका सामान नहीं चोरी करता था, कोई उसकी महिला के साथ बदतमीजी नहीं करता। हमको हमारा माल बेचते नहीं आता। बताइए, अगर मैं गलत हूँ तो बताइए कि 15 अगस्त 1947 के पहले क्या इस देश के लोग पैदल, वाहनों पे, बैलगाड़ियों पे और बहुत आया पैदल देश का भ्रमण नहीं करते थे? इस देश के अंदर एक एकात्मता है, लेकिन वो यहाँ रहने से नहीं समझ में आती। यहाँ रहने से हम आत्म प्रवंचना करने लग जाते हैं और हमको हर बाहर की चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। हमको लगता है ये अच्छा है। बाहर जाओ तो समझ में आता है 6 महीने अंधेरा है, 6 महीने उजाला है, शाम को 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। खाने के लिए जाओ तो बड़ी समस्या है। वेज को प्रॉब्लम नहीं है, नॉन वेज को भी प्रॉब्लम है। उसकी भी एक सीमा है कि ये 3 चीज़ें ही मैं खाता हूँ, मालूम पड़ता है उसको 15 चीज़ें खाने पड़ रही है। चूहा भी, बिल्ली भी, कुत्ता भी, सब खाओ, तो उसकी बड़ी समस्या हो जाती है। नॉन वेज में भी तो कोई डिसिप्लिन रखो। इस विविधतापूर्ण देश के अंदर हम हैं, ये गौरव का विषय है। भगवान ये सबको नहीं देता। अच्छा स्वास्थ्य सबको नहीं देता, अच्छा मेंटल बैलेंस सबको नहीं देता, अच्छा संतुलन सबको नहीं देता। ये दुर्लभ चीज़ें हैं।
लेकिन हमारी समस्या ये है कि जो है उससे हम असंतुष्ट रहते हैं और जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है और जब से मैं इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में जाने लगा हूँ और मैं चीज़ों को देखने लगा हूँ तो मैंने देखा कि हम महाशक्ति हैं और अगर हम ठीक से अपनी बात को रखेंगे तो हमारी बात को मानना पड़ेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस बात का प्रमाण है कि किसी दबाव और किसी प्रकार के प्रलोभन, तो मेरे जैसे आदमी को कोई प्रलोभित यानी करने की कोशिश ना करे, यही बहुत है। लेकिन प्रलोभन भी कोई शब्द नहीं है, लेकिन दबाव भी कोई शब्द नहीं है। लेकिन ऐसा होने का जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो ये समझना है कि हम आई एम प्राउड ऑफ बीइंग व्हाट आई एम, जिसको कहते हैं। जैसे ब्रिटिश आदमी को गौरव होता है, मैं ब्रिटिश हूँ, अमेरिकन को होता है, जर्मन को होता है। भारत को इस बात का गौरव होना बहुत बड़ी बात है। और मैं फॉरेस्ट सर्विसेज में हूँ, ये अपने आप में दूसरी बड़ी बात है। एक फंडा लोगों ने डेवलप किया कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट ही एक साथ नहीं चल सकते, एक दूसरे के दुश्मन हैं। और हजारों सेमिनार इस बात को प्रमाणित करने के लिए लगे रहे कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। और इसी को मैं सुविकास कहता हूँ कि जब शरीर के अंदर उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा होता है तो पूरा शरीर अच्छा होता है। और शरीर के किसी हिस्से का कोई हिस्सा बढ़ जा रहा है तो हम कहते हैं ट्यूमर हो गया है, उसको स्वास्थ्य नहीं कहते। स्वास्थ्य का मतलब है कि ओवरऑल बॉडी ठीक हो रही है। जब ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा होता है इसका मतलब है एनवायरनमेंट ठीक है, और एनवायरनमेंट ठीक है इसका मतलब है कि ओवरऑल बात दिशा विकास की ठीक दिशा में चल रही है। इसलिए ये कहीं किसी कॉफ़ी शॉप का थॉट है, और कुछ प्रॉब्लमेटिक लोग हमेशा जनरेट करते रहते हैं इन सब चीज़ों को, और फिर हम सालों तक उन सब का जवाब देते रहते हैं। अरे नहीं, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एक साथ चलते हैं, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट एक साथ चलते हैं। सर वो एक साथ नहीं चलते, वो एक साथ हैं, वो एक साथ हैं। और सही डेवलपमेंट, राइट वे ऑफ डेवलपमेंट इज ऑलवेज राइट वे ऑफ एनवायरनमेंट। इसलिए एक दूसरे के विरोधी नहीं है, प्रतिस्पर्धी नहीं है, ये एक साथ चलते हैं। सुविकास हमेशा अच्छा होता है, वो होता है तो सब होता है। घर में शांति है इसका मतलब सब लोग ठीक से रह रहे हैं, और घर में अशांति है इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ कर रहा है या सब गड़बड़ कर रहे हैं। अन्यथा सब शांत होना चाहिए, डाइनिंग टेबल पे मज़ा आना चाहिए, शाम अच्छी होना चाहिए, चीज़ें ठीक होना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है इसका मतलब है कि एक या एक से अधिक व्यक्ति या सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं। और अगर सब सही कर रहे हैं तो वो कैसे खराब हो सकता है, वातावरण अपने आप ठीक होता है। मुझे लगता है कि इस बेसिक फंडामेंटल को समझ लेने की आवश्यकता है कि विकास और पर्यावरण ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। आज अगर विश्व तरस रहा है और दिन भर नेगोशिएट करते रहते हैं, रात रात, सुबह सुबह से शाम शाम तक और रात रात भर तक, वो केवल इसीलिए कि पिछले 100 सालों में हम गलत चले। अगर हम सही दिशा में चले होते तो ये दिशा नहीं आना चाहिए थी। इसलिए अभी मैंने प्री कॉप के अंदर जो इंटरवेंशन करते हुए कहा कि राइट वे ऑफ लाइफ ही इन्वायरमेंट का जवाब है, क्लाइमेट चेंज का जवाब है। मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट्स वाली लाइफ लीड करना, यही उसका जवाब है। ये नहीं हो सकता कि मैं अनलिमिटेड कार्बन फुटप्रिंट्स की लाइफ जीऊँगा और दुनिया में जाके भाषण दूंगा कि साहब कार्बन एमिट करना कम करो, कम करो, कम करो। वाई भाई, व्हाट यू आर डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? आपकी लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा कार्बन एमिट कर रही है, आपकी लाइफ स्टाइल इतने ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स के साथ है। इसलिए आप देखिए कि एक दुबले पतले 60 किलो के आदमी की बात से एक एम्पायर हिल जाता है। नेल्सन मंडेला के कहने से एम्पायर हिल जाता है। और कई लोग कई अच्छी वेशभूषा पहन के और दिन भर डांटते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं, उनका कोई कहना ही नहीं मानता। उनके ऑफिस में लोग उनका कहना नहीं मानते।
ये जो डिफरेंस है ये नॉन प्रैक्टिसिंग और प्रैक्टिसिंग के बीच का है। वो गांधी था जो प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए उसकी बात लोग सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छा, बड़ा शेक्सपियर भी परेशान हो जाए, उसको भी डिक्शनरी देखना पड़े, ऐसी अंग्रेजी के अंदर भाषण देता है, लोग उसका कहना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो नॉन प्रैक्टिसिंग आदमी है। मित्रों, चाहे फैमिली हो या ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस हो या इंस्टीट्यूशन, या देश या दुनिया, ये प्रैक्टिस और नॉन प्रैक्टिस से चलती है। इफ समवन इज प्रैक्टिसिंग दैट, उसका अपने आप प्रभाव होने लगता है, अपने आप एक वाइब्रेंट अप्रोच उसकी चारों ओर होने लगता है, और उस प्रभाव को लोग सालों बाद भी याद करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस एकात्मता को समझ करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी सफलता निश्चित है। अभी आपने उसका एक मॉडल देखा होगा, गए संसद के सत्र के अंदर कैंपा बिल पास हुआ। आप पूरे कैंपा बिल को बहुत गौर से देखिए जो सदन में पास हुआ है। सामने की अपोजिट बेंच पे बैठा हुआ कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसने कैंपा के लिए दो अच्छे शब्द न कहे हों। वो इसलिए नहीं कहे कि वो कोई मैं अच्छा हूँ, उन्होंने इसलिए अच्छा कहा क्योंकि जब कैंपा को लेकर सिलेक्ट कमेटी बनी और बाकी सारी चीज़ें हुई, उसके अंदर मैंने उन सब से कहा कि आपके सारे सुझाव मान्य हैं अगर वो अच्छे हैं तो। सबको एकमोडेट करके चलने लगे तो चलते चलते ये हो गया कि कोई नहीं बचा, और कैंपा जो है वो संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ हमारी मेजॉरिटी है, मैं रूस राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, इसका क्रेडिट भारत की डेमोक्रेटिक व्यवस्था को जाता है, उन लोगों को जाता है जो संसद में बैठे थे। हमेशा संसद की आलोचना करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। WTC गिर पड़ी, एक भी अमेरिकन लड़के ने, लड़की ने, महिला ने, पुरुष ने खड़े होकर के ये नहीं कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को शासन करते नहीं आता, उसने रिजाइन करना चाहिए। अगर किसी ने सुना हो तो बताइए। किसी ने वेबसाइट या किसी ने टीवी के ऊपर या किसी बाइट के अंदर ऐसा दृश्य देखा हो, एक माँ बोल रही है मेरी बेटी इस डिब्री में दबी हुई है, निकल नहीं रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, इसको नेशनल कैरेक्टर कहता है। कोई समाचार नहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई राष्ट्राध्यक्ष जाएगा तो 2 किलोमीटर दूर उससे फूल चढ़वा लेंगे। ऐसे देश चलता है। अपने ऊपर के अधिकारी की आलोचना करके कोई संस्थान नहीं चल सकती। अपने नेशनल लीडर की आलोचना करके, अपने इंस्टीट्यूशन की आलोचना करके कुछ नहीं हो सकता। अगर वो खराब है तो बदल दीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ आपको लगता है कि ये गणपति पूजा लायक नहीं है तो उसका विसर्जन करो। होता है, कई ऐसे अधिकारी आते हैं, मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, कई लोगों को हटाना पड़ता है, महिला के साथ बदतमीजी करता है, इसके साथ लोग लग जाते हैं, अरे अपने सर्विसेज का बचाओ बचाओ बचाओ। अरे क्या बचाओ है, हटाओ इसको यहाँ से। लेकिन तो वो एक अलग विषय है, लेकिन सिस्टम के साथ रिस्पेक्ट, और मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं पूरी राज्यसभा के एक एक मेंबर को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने कैंपा बिल को इतने हेल्दी वे में पास किया और इतने अच्छे से पास किया कि एक मैसेज गया है अक्रॉस द कंट्री कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। ये वर्क कल्चर है, ये काम करने की शैली का परिणाम है। क्योंकि कैंपा इवेंचुअली डिफॉरेस्टेशन से आया, सारी चीज़ें खराब हुई, उसमें से आया, उसमें से इकट्ठा हुआ, XYZ कारणों से वो नहीं बटा, उसको सही समय पे बटना चाहिए। व्यवस्था ऐसी नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़े और वो एडमिनिस्ट्रेशन करने लग जाए। मैं हमेशा अपने सीनियर अधिकारियों से कहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि किसी और को आके ये कहना पड़े कि ये करो। समय सीमा में डिलीवरी क्यों नहीं करते हो आप? 3-3 महीने 4-4 महीने तक कोई चीज़ क्यों पड़ी रहती है भाई? क्यों पीड़ा नहीं होती इस बात की? एक चीज़ कल ही मेरे ध्यान में आई है, लेकिन ये नहीं, उन्होंने कहा वो व्यक्ति विदेश चला गया, आया नहीं, अचानक चेक पे साइन हो गया और सामने वाले को पेमेंट हो गया। तो कई चीज़ें बोल नहीं सकता सार्वजनिक रूप से, लेकिन इस पीड़ा की अनुभूति होना जरूरी है। और ये क्यों हो रही है? और मित्रों, आज हमारे सामने INDC के गोल हैं। 33% हमने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की बात कही है, और इसको अगर बढ़ाना है तो हमें जंगल, अनुसूचित जनजाति और वन्य जीवन, ये 3 जंगल के मुख्य
करता है, इनकी ओर देखने की दृष्टि को बदलना जरूरी है। एक दृष्टि है वो कॉलोनाइज्ड कंट्री की दृष्टि है। हम इस देश में शासन करने आए हैं, ये ब्लैक्स इन पे हमको शासन करना है और हमें सुनिश्चित करना है कि ये हमारे गुलाम रहें। ये एक दृष्टि है, इसे मैं हमेशा कॉलोनियल दृष्टि कहता हूं। और एक दृष्टि है, ये मेरा है, ये हमारा है और हमको इसे संभालना है, हमको इसे देखना है, हमको इसकी चिंता करना है। मैं इसका ट्रस्टी हूं। मित्रों, दृष्टि से संबंध पैदा होता है और संबंध से व्यवहार पैदा होता है। मैं कहता हूं ये मेरी बहन है, मेरे बोलने, मेरी दृष्टि बहन की है तो संबोधन बहन है, संबोधन बहन हुआ तो उससे व्यवहार फिर बहन का हुआ, जनरेट संबोधन से हुआ है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी मित्र है, ये मेरी बुआ है। जो मैंने देखा, जिस ढंग से देखा उस ढंग से उसे संबोधित किया और उस ढंग से उसके साथ व्यवहार शुरू होता है। जंगल को मैं किस रूप में देखता हूं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। जंगल में रहने वाले लोगों को मैं किस रूप में देखता हूं, ये महत्वपूर्ण विषय है। और 15 अगस्त 1947 के बाद हमने सब कुछ किया, लेकिन डीकोलोनाइजेशन करने में हमारी स्पीड बहुत कम रही है। और वो कम रहने के कारण ये दृष्टियों में परिवर्तन नहीं हुआ। जंगल एक लिविंग डेड बॉडी नहीं है, एक लिविंग आइडेंटिटी है। अगर ठीक से आदमी जंगल के साथ व्यवहार करे तो जंगल उसके साथ बात भी कर सकता है, कम्युनिकेट कर भी सकता है, बशर्ते कि आप साइलेंट हो। आपके अंदर हलचल मची हुई हो तो जंगल क्या बीवी की बात भी नहीं समझ में आती है। लेकिन अगर आप शांत हैं तो आपसे जंगल संवाद कर सकता है। जंगल एक जीवित वस्तु है और इसलिए कई लोग कहते हैं कि फलाना जानवर देखने के लिए आप जंगल में आइए। मैं हमेशा कहता हूँ ये क्या कर रहे हो? अरे लोगों से कहो जंगल देखने आइए, उसके अंदर वो जानवर भी आपको दिख सकता है या नहीं भी दिख सकता है, लेकिन जंगल में चिड़िया भी होती है, जंगल में झरना भी होता है, जंगल में छोटी छोटी चीजें भी होती है, बहुत प्रकार के वन्य जीवन होते हैं। आपने क्यों मोनोपोलाइज कर रखा है किसी एक जानवर को? सबको करो ना भाई, पूरा जंगल देखने की चीज है। अगर इस बात को हम मुंबई के स्कूल या कॉलेज में कहेंगे और वो बच्चा वेस्टर्न घाट देखने जाएगा तो वो कभी निराश नहीं होगा कि आज मेरे को तो जानवर दिखाई नहीं, हाथी तो दिखाई नहीं, है ना। दक्षिण अफ्रीका में भी अगर अपन जंगल देखने जाते हैं तो कहते हैं मिनिमम 5 में से आपको 3 दिखेंगे, क्योंकि वो भी गारंटी नहीं देते, लेकिन ऑप्शनल 5 देते हैं। हम ऑप्शन 1 देते हैं, अब वो 1 नहीं दिखा तो मर गए। अब वो बच्चा मुंह लटका के मुंबई आता है, लौट के मुंह लटका के दिल्ली आ जाता, अरे यार क्या आ गए। यानी जो देखा उसका मजा नहीं आया उसको, जो एक चीज नहीं दिखी उसमें उसको दुख हो जाता है, क्योंकि हमने उसकी डिजायर ऐसी कर दी, हमने उसे जंगल देखने की बात नहीं की। और मित्रों, कहीं ना कहीं इस थॉट को हमें आगे बढ़ाना होगा और जंगल को और देखने, और जंगल के हम एक ही रक्षक नहीं हैं। हमारी जो कॉलोनियल वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो ये था कि इसको गवर्न करना है, ये लोग इसे खराब करते हैं। माफ करिए सर, आप 250 साल पहले नहीं आए थे ना, तब भी जंगल थे। आपके आने के कारण वो प्रिजर्व नहीं होने लगे हैं, सॉरी। और ये तीनों, जंगल, जंगल का वनवासी, अनुसूचित जनजाति का आदमी और जंगल के वन्य जीवन, ये हजारों सालों से एक साथ रह रहे हैं। तो हमको ये समझ लेना होगा कि ये एक साथ रह रहे हैं और ये एक दूसरे के पूरक हैं, और ये एक दूसरे के पूरक होकर के काम करें, इस दिशा में कैटलिक एजेंट की भूमिका हमको निभाना है। हमने कह दिया तीनों एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। वो जंगल के लिए वनोपज लेता है, वो जंगल के लिए जलाऊ लकड़ी लेता है, हम कहते हैं ये जंगल का दुश्मन है। जंगल की, सही बताइए, जंगल की कटाई कौन करता है? ये नेक्सस है जो बेतहाशा मात्रा में जंगल की कटाई करता है और काट देता है। मैं टेनेसी गया अमेरिका में, मैंने उनसे पूछा कि ये वर्जिन फॉरेस्ट है क्या, इतना बढ़िया दिख रहा है? तो उन्होंने कहा कल चलेंगे आपको बताते हैं। आप, उन्होंने मेरे बाद में कहा कि किसी भी एक तने को आप हक करिए,
आपके दोनों हाथ मिल जाएंगे, ये वर्जिन कैसे हो सकता है? मैंने कहा हाँ बात तो सही है, अगर 400 साल पुराना पेड़ है तो वर्जिन कैसे हो सकता है, यानी वो इतना छोटा कैसे हो सकता है, बड़ा होना चाहिए। बोले नहीं सर, जो ओरिजिनल फॉरेस्ट था वो काटा जा चुका है, हमने रेलवे लाइन के स्लीपर बनाने में, हाउसिंग में, इसमें उसमें 50-100 साल पहले ही कट गया टेनेसी का जंगल। ये जो जंगल आप देख रहे हैं ये नया है। तो ऐसी करीब करीब यही स्थिति हिमाचल प्रदेश और बाकी देश की भी रही है। तो हमारी दृष्टि जंगल को देखने की क्या है, जंगल के अंदर रहने वाले, और मित्रों जैसी दृष्टि बदलेगी ना वैसे ही अप्रोच बदल जाएगा। मैं तो जीवन को बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से समझता हूँ और बगैर अनुभव के भी समझता है। बगैर शादी के मेरे को लगता है कि किसी शहर में आदमी की शादी हो जाती है वो शहर अच्छा लगने लगता है, वो गली अच्छी लगने लग जाती है। क्यों भैया अचानक हैदराबाद में ऐसा क्या हो गया? चार मीनार तो पहले भी थी, अभी कौन सी नई चार मीनार आ गई? चार मीनार नहीं आ गई, आपको अच्छा लगने लगा कि मेरा जीवन साथी हैदराबाद में रहता है। ये दृष्टि ही है जो बदलाव पैदा करती है। उस शहर के लिए आपको एक विशेष प्रकार का लगाव होने लगता है, और ये दृष्टि का विकास किसी न किसी स्तर पर होना पड़ेगा। अदरवाइज आई एम बॉर्न टू गवर्न। आप उसको गाड़ी से उतरते देखिए, आप उसको चलते देखिए, ऐसा लगता है कि मालूम नहीं कोई लॉर्ड या कोई ऐसे, मालूम अपन ने तो देखा नहीं ब्रिटिश काल में कैसा होता होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों लोगों को नहीं लगता कि मेरा मित्र आ गया है? क्यों लोगों को नहीं लगता है कि हमारा साथी आया है? क्यों वन्य के अंदर सबसे नीचे काम करने वाला व्यक्ति वहाँ का मित्र नहीं लगता है? उसको क्यों नहीं लगता है कि अगर मुझे फीवर, मैंने इससे बात की तो ये मेरे को किसी बीमारी की दवा दे देगा, मेरे बच्चे को ये थोड़ी सी अंग्रेजी, थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी मलयालम, थोड़ी सी उड़िया पढ़ा देगा? क्यों नहीं लगता उसको? उसको इसलिए नहीं लगता क्योंकि इस तरह का व्यवहार हमारी तरफ से नहीं होता। वी एंटर एज ए रूलर, हम शासन करने आए हैं और आप लोग शासित हैं और हमको संचालन करना है, और आप लोग इसको मारना चाहते हैं और मैं बचाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों चीज़ों को देखने के लिए जो दृष्टि है उसका बदलाव जरूरी है। फॉरेस्ट, वनीकरण और वन्य जीवन और वन्य संरक्षण, इस तीनों के लिए इसको अपना स्वभाव बनाना भी उतना ही जरूरी है। और इसको सबसे आखिरी में इस बात का विस्तार करूंगा कि अगर ये स्वभाव बनेगा तो ही काम में मजा आने लगता है। मछली पानी में तैरती है, पानी में पैदा होती है और पानी में मर जाती है। वो जब तैरते तैरते थक जाती है तो भी पानी में रहती है, और जब उसको बहुत अच्छा लगता है तो भी पानी में रहती है, और सब कुछ पानी में करती है, क्योंकि पानी उसका जीवन है। वनीकरण और वन्य जीवन, इन सब के साथ जो एक एकात्मता है, उसको अगर हम हमारा स्वभाव बनाते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, जंगल देखने चलो, जंगल देखने चलो, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा अपने स्तर पर कनेक्ट हो जाएगा। 20-25 साल बाद में चेची जैसा हो जाता है, उसमें कुछ होने जाने लायक होता नहीं है, वो सेट हो गया, रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको ऐसे ही चलना है, क्योंकि वो अपने कुछ सिद्धांत मान लेता है, कुछ, और उसको बदलाव के लिए वो तैयार भी नहीं होता, उसका मन तैयार नहीं होता, उसका शरीर भी तैयार नहीं होता। वो तो यार ठीक है, तुम योग वोग तुम क्या करो, ये मेरे बूते का बात नहीं है। अरे बोले बीमारी ठीक हो जाएगी, अरे बोले तुम हो जाओ, बोले खाने में थोड़ा सा चेंज कर लो, बोले अब नहीं करेंगे यार, क्योंकि वो सेट माइंड में चला गया। लेकिन हमारे लिए बच्चे बहुत बड़ा परिवर्तन है, और बच्चों को अगर हमने जंगल से प्यार करना, वनीकरण और वन्य जीवन के साथ जोड़ लिया तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। एक बड़ा फंडा चलता है, कुछ दिन आते हैं उस दिन लोग पेड़ बोने लगते हैं, मैं भी कहीं जाता हूँ, सब मेरे से पेड़ उगवाते हैं, और लोग भी पेड़ बोते रहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आज़ाद भारत के अंदर हमने जितने पेड़ बोए, अगर वो सब उग गए होते तो अमेज़न का जंगल पीछे हो जाता है। उसका कारण यह है कि हमने झाड़ बोने पर, जंगल बोने पर, पेड़ बोने पर तो 100% ध्यान दिया, लेकिन उसके संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई पूछता ही नहीं है 2 महीने बाद कि वो क्या हुआ यार, कल अपन ने 1000 पेड़ लगाए थे, उसका साल भर बाद तो पूछने का सवाल ही नहीं है, साल भर बाद नया है। इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए। हमें
पेड़ बोने और पेड़ संरक्षण करने को एक ही यूनिट मानना पड़ेगा। और जो पेड़ संरक्षित नहीं होता है, जिसकी साल पर 2 साल चिंता नहीं होती, वो उसको किसी प्रोजेक्ट का पार्ट मानना कि नहीं मानना, इसके ऊपर सोचना है। ठीक है, बोना चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ, लेकिन बोए हुए पेड़ का संरक्षण भी बोने जितना ही महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहता हूँ, इफ यू आर प्लानिंग ए चाइल्ड, इट इज ए 20-year प्रोजेक्ट। बच्चे को जन्म देने से बात खत्म नहीं हो जाती है, उसका 20 साल तक पोषण करना पड़ता है, उसकी चिंता करना पड़ती है, उसको बड़ा करना पड़ता है, उसको स्कूल ले जाना पड़ता है, लड़की हो लड़का हो जो भी हो। 20 साल बाद में ऐसी स्थिति बनती है, ओके नाउ द प्रोजेक्ट इज ओवर, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो पेड़ बोना पर्याप्त नहीं है, इसलिए गवर्नेंस के अंदर इस बात को कहीं ना कहीं हमको लाना पड़ेगा कि बोना और संरक्षण करना ये एक साथ का काम है। और अगर ये एक साथ नहीं होता है तो केवल बो करके फोटो खिंचाना, जिसके लिए हम जैसे लोगों को बहुत मज़ा आता है, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, चले जाते हैं। तो मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ, क्या करते हो यार, इससे कोई कुछ हो रहा है क्या, आके पूछा क्या? इसलिए मैं हमेशा पूछता हूँ कि साल 2 साल बाद कभी मैं वापस आया तो मैं इस पेड़ को ज़रूर देखूँगा, क्योंकि इसके साथ मेरा नाम जुड़ गया, आपने मेरा नाम जोड़ दिया, ये पेड़ मैंने बोया तो उगा के नहीं उगा। कहीं ना कहीं गवर्नेंस के अंदर इन दोनों को जोड़ना है। और जिस प्रकार से एनडीसीज के हमने लक्ष्य ले लिए, 33% फॉरेस्ट करेंगे, फॉरेस्ट्री में ऐसा करेंगे, ये बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे, और अब आईटी का युग आ गया है। कम से कम आज से साल 2 साल बाद कोई भी आदमी गलत कागज पे सेक्रेटरीट में गलत रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। वो करेगा, मैं यहाँ से या कोई जो भी व्यक्ति होगा वो खटाक से कंप्यूटर बोल देगा, आपने ये पेड़ की बात करी है, देखिए सैटेलाइट से ये पेड़ नहीं दिख रहा है। तो अब बड़ी समस्या हो गई, फिर अपन कैसे फाइल चलाएंगे, कैसे वो फाइल 10 जगह साइन होने जाएगी, फिर कैसे झंझट होगी। अब वो तो सामने दिख रहा है नेट पे, खटाक से देख लीजिए कि ये आप जिसकी बात कर रहे हैं वो तो ये है। आप जहाँ कह रहे थे फॉरेस्ट कवर बड़ा है, ये तो नहीं, आईटी ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया है। इस बदलाव को समझते हुए हमें उसके यथार्थ पर जाना जरूरी होगा। इसलिए हमें नए डायमेंशन में सोचना होगा, थिंक आउट ऑफ बॉक्स एंड थिंक न्यू। अगर आज देश ऐसे बड़ी बड़ी महाशक्तियां अगर हमारी बात सुन रही है तो इसलिए थोड़ी सुन रही है कि अपन कोई बहुत अचानक एक दिन ताकतवर हो गए, क्योंकि कोई देश को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति देश को नए सिरे से बना रहा है। नए शिफ्ट हैं, नई चीज़ें हैं, नई बातों को सोच करके, और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए चाहे विश्व के G7 कंट्रीज़ हों या महाशक्तियाँ हों, असम्माननीय ढंग से भारत से बात नहीं कर सकती। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि अपन कोई बंदूक लेके चलते हैं, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि हम मॉरली हाई हैं और हम वो सोच रहे हैं जो उनको नहीं सोचते बनता है। हम भी उनको बताते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि हमें फॉरेस्ट को अगर बढ़ाना है, कवर को अगर बढ़ाना है, तो हमें रोड फॉरेस्ट्री, रेल फॉरेस्ट्री, कैनाल फॉरेस्ट्री, सी शोर फॉरेस्ट्री, आउटसाइड फॉरेस्ट फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री इन हाउस अगर फॉरेस्ट्री शब्द ठीक ना कहा जाए तो उसे ग्रीन कवर तो कह ही सकते हैं। कैसे ये जन आंदोलन का स्वरूप बन सकता है, कैसे केवल सरकार का काम ना होकर के समाज का काम हो सकता है। मित्रों, सफलता जो है वो सरकार के बूते की नहीं हो सकती, सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। देख लिया ना 60 साल करके अपन ने, आते हैं लोग, जाते हैं, सर्विस करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, दुनिया चलती रहती है। लेकिन अगर हमें आंदोलन बनाना है, हमें 33% से ज़्यादा करना है, हमें एनडीसीज के ऑब्जेक्ट्स जो हमने कार्बन सिंक के बनाए उसको पाना है, तो हमें एक नई पैराडाइम, नई दुनिया को बनाना पड़ेगी फॉरेस्ट्री की। और वो इस ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से तो नहीं बन सकती है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। किसी को इससे बहुत प्यार हो तो उसके साथ चिपक के रहो। मुझे मालूम है कि ये वो मार्ग नहीं है, इसका कोई मार्ग ऐसा होना पड़ेगा जिस मार्ग पे चल करके हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा लक्ष्य मार्ग को लेकर झगड़ा करना नहीं है, हमारा लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम हमेशा सिस्टम को लेकर के बैठ जाते हैं। अरे नाव सामने किनारे पहुंचने का टूल है, लेकिन सामने का किनारा नहीं है। जैसे ही वहाँ जाएंगे तो छोड़ देंगे इसको और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी सर्विसेज में रहने वाले लोगों को अपने सर्विसेज का गुमान होने लगता है।
और ये भूल जाता है कि प्रार्थना ईश्वर को प्राप्त करने का विषय, प्रार्थना विषय नहीं है। तो उस टूल को पकड़ के बैठ जाता है, बोलता नहीं नहीं नहीं, ये सर्विस ही दुनिया में, संसार में नहीं है भैया, ये टूल है, इससे वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ पहुँच जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो हमें, आप चूँकि मेरे से ज़्यादा फॉरेस्ट को समझते हैं, मेरे से ज़्यादा फॉरेस्ट के विषय को समझते हैं, मुझे मालूम है कि आप इसमें नए नए नवाचार के माध्यम खड़े कर सकते हैं। आवश्यकता केवल उस दिशा के अंदर देखने और सोचने की है और उस नए मार्गों को तलाशने की है। मैं एक राज्य को जानता हूँ जिसने वन्य जीवन, वनोपज के कारण इतना बड़ा एक शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में वनोपज को औषधियों में और बाकी चीज़ों में परिवर्तन करके किया है कि आज वो रोजगार का बड़ा माध्यम है और उससे कोई वन कम नहीं हो रहा है। बाल काटने से कोई गंजा नहीं होता है, वनों से वन की उपज लेने से कुछ खराबी थोड़ी होती है भाई, ये तो उसका पार्ट है। यानी वो उसमें से लेना और उससे रोजगार पैदा करना और उसकी सारी चीज़ें, और रोजगार पैदा करने के संबंध में मेरा एक ही सूत्र है, अपने घर में खड़ा हुआ जवान लड़के के लिए रोजगार को लेकर के हम जितने चिंतित होते हैं, या बेटी बड़ी हो जाती है तो हमको लगता है कहीं जॉब करे, कहीं सर्विस करे। आजकल मैंने शादी करे ऐसे वाक्य बोलना बंद कर दिया, भैया लड़की क्यों करेगी, लड़का क्यों नहीं करेगा। तो वो कहीं अच्छे से सर्विसेज में आए और फिर जीवन जैसा चलाना हो वैसा चलाए। ये जितनी संवेदना के साथ सोचते हैं, उतनी संवेदना के साथ अगर अनुसूचित जनजाति के बच्चे के रोजगार के लिए भी सोचना प्रारंभ होगा तो अपने आप मार्ग उसके अंदर से निकल आएगा। और अंतिम बात यही है कि फॉरेस्ट के ऊपर एक अजीब प्रकार का दबाव है, लकड़ी का दबाव है, लोगों को सामने चाहिए लकड़ी, उसमें से फॉरेस्ट के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो दबाव आ रहे हैं, इस दबाव को कम करना बहुत जरूरी है। क्या बांस उसका जवाब हो सकता है? क्या घास उसका जवाब हो सकता है? और एकदम किसी चीज को छोड़ नहीं देना चाहिए, अरे कुछ नहीं ये बेकार बात है, उसको देखना चाहिए। ये इंडियन वे है। छोटा सा बच्चा हमारी माँ की उंगली पकड़ के चलता होगा, मम्मी ये जो तारे हैं इसके पीछे क्या है, तो माँ एक तमाचा मार देती है, पिताजी मार, चुप रहे, तारों के पीछे कुछ नहीं है, मेरा नहीं मालूम। मैं हमेशा कहता हूँ मत करो ये काम। जब आप ऐसा करते हो तो आइंस्टीन मर जाता है, रामानुज मर जाता है। ये प्रश्न खड़ा करना ही भारतीय कल्चर है। भारतीय व्यवस्था में प्रश्न अगर न खड़े हों तो पूरी व्यवस्था कॉलेप्स है। पूरे उपनिषद प्रश्न है, प्रश्न हटा दीजिए, उपनिषद नहीं है। पूरी गीता प्रश्न है, अगर प्रश्न न हो तो बात ही खत्म है। राम भी जंगल में घूमते हुए ऋषियों से कहता है कि मैं क्या करूं, ये जो टेररिज्म का सेंटर डेवलप हो रहा है इसके लिए मैं क्या करूं, आप बताइए व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो प्रश्नों के अंदर भारत का भविष्य छिपा है, मानव जाति का भविष्य छिपा हुआ है। इसलिए चाहे घास की बात हो, चाहे बांस की बात हो, चाहे और विषय हो, लेकिन ये जरूर है कि निरर्थक टाइप के प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। लोग कई बार एक फोबिया हो जाता है, वो उस पर लग जाते हैं। थोड़ी देर चले, देखा हाँ ये ठीक दिशा आ रही है, आगे जाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जंगल पे जो दबाव है, उस दबाव को कम करने के लिए ये जो तारे हैं, रास्ते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से हो या बाकी माध्यम से हो, इसको पूरा करने की ज़रूरत है। और इस दिशा में बहुत काम करने की मेरी भी इच्छा है, आग्रह भी करता रहता हूँ, लेकिन तेज़ गति से उस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा दबाव उससे जंगल पे कम हो जाएगा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हार्ट शुड नॉट फंक्शन, या कोई भी ऑर्गन जो है वो दबाव में काम नहीं करना चाहिए, उसको नेचुरली फंक्शन करना चाहिए। वो नेचुरली फंक्शन नहीं कर रहा है और दबाव में कर रहा है तो हम कहते हैं कुछ क्राइसिस हो गई है, किडनी पे दबाव आ रहा है, लीवर पे दबाव आ रहा है। और क्यों कहते हैं योग करो? योग इस दबाव को कम कर देता है, वो नेचुरल फंक्शन शुरू हो जाता है। जैसे नेचुरल फॉरेस्ट का नेचुरल फंक्शन शुरू होना चाहिए, उस पर से दबाव कम होना चाहिए। और अंतिम बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि कोई कहीं पे भी हो, जनरल वैद्य की आतंकवादियों ने हत्या करी पूना के अंदर, तो एक बहुत बड़े व्यक्ति ने बहुत सुंदर वाक्य कहा। उसने कहा जनरल वैद्य वॉज ए वेरी गुड सोल्जर। उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे जनरल थे, उन्होंने कहा वो बहुत अच्छे सोल्जर थे। अगर फॉरेस्ट की कोई सर्विस करना चाहता है तो उसने अपने आप को हमेशा एक फॉरेस्ट गार्ड बना के रखना चाहिए। मैं अपने पोलिंग बूथ को कभी नहीं छोड़ता, वहाँ पर्ची खुद बांटता हूँ।
और वहाँ एक एक आदमी को अपने साथ लेता हूँ भोपाल में। लोग कहते हैं क्या आप खुद क्यों बांट रहे हो? मैंने कहा नहीं सर, अचानक ये दिल्ली की गर्मी अगर मुझे कम करना है तो ये काम करना ज़रूरी है, भोपाल की गर्मी अगर मुझे कम करना है तो ज़रूरी है, वरना धीरे धीरे मेरे अंदर का ये जो नेतापन है या अधिकारीपन है ये घर आ जाएगा, घर से ड्राइंग रूम में आ जाएगा, ड्राइंग रूम से बेडरूम में चला जाएगा, वॉशरूम में चला जाएगा, सब जगह चला जाएगा। और फिर मैं हर किसी से अपेक्षा करने लगता हूँ मेरे से ऐसे डील करो। मैं मंत्री हूँ, मैं CS हूँ, मैं DG हूँ, मैं फॉरेस्ट के अंदर इतना बड़ा अधिकारी हूँ, तो मेरे से क्यों नहीं? अरे भाई, इसको ऑफिस में छोड़ के आ, घर आने के बाद तो पिता हो जा। किसने मना किया है? बेटी को क्यों लगता है कि मैं किसी अधिकारी से बात करती हूँ? क्यों नहीं लगता कि मैं अपने पिता से बात करती हूँ? इसका कारण ये है कि हमने उस बॉटम को छोड़ दिया। ये बॉटम कभी नहीं छोड़ना चाहिए मित्रों। ये मैं हमेशा इसलिए जनरल वैद्य के इस सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ कि मैं हमेशा एक सैनिक हूँ, और एक सैनिक होने के कारण ये एक बेहतरीन जनरल है, क्योंकि उसका बेसिक रॉ मटेरियल सैनिक होना है। फॉरेस्ट गार्ड होने के अंदर कभी जंगल में किसी फॉरेस्ट गार्ड के साथ डंडा लेकर के 10-20 किलोमीटर चलना, ये शायद मुझे ज़्यादा अच्छा कुछ सुझाव देगा या कोई बात देगा, बशर्ते उसको मैं कह करके बोल रहा हूँ वो चला जाए। क्योंकि मैंने बहुत गौर से देखा कि सबसे ज़्यादा जंगल को कौन देख रहा है और रियली वो कौन काम कर रहा है। दिल्ली में तो पॉलिसी बनाते हो, राजधानियों में क्या करते हो? बैठ करके सेक्रेटरिएट में पॉलिसी बनाते हैं। ओरिजिनल काम तो वो कर रहा है, वो डंडा लेकर के जो 10-20 किलोमीटर घूम आता है, देख आता है जंगल को, तो कहीं ना कहीं उसको भी लगना चाहिए। और जैसे ही हम ये करते हैं वैसे एक बहुत बड़ा बदलाव हमारी तरफ देखने का, हमारे इसको मैं शुरू करने वाला हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में, कि मुझे मेरे से ऊपर के लोग क्या कहते हैं मेरे लिए मेरे समानांतर लोग क्या कहते हैं, और मेरे लिए मेरा ड्राइवर क्या कहता है, मेरे अधीनस्थ लोग क्या कहते हैं, मेरे नीचे काम कर, और ये सब लोगों का ओपिनियन इकट्ठा कर लीजिए, वही मेरा व्यक्तित्व है। और ये बात एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए। मेरी CR केवल मेरा बॉस नहीं लिखेगा, मेरी CR मेरा सबॉर्डिनेट भी लिखेगा और बोलेगा कि साहब का व्यवहार ठीक नहीं है, साहब नाराज रहते हैं, हमेशा खड़ी भाषा में ही बात करते रहते हैं। मेरे समकक्ष लोग मेरे लिए क्या कहते हैं, मेरे ऊपर के लोग मेरे लिए क्या कहते हैं, ये कहीं ना कहीं बात पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का बनने की आवश्यकता है। और मित्रों, काम करने, और चूँकि मैंने फॉरेस्ट पे इसीलिए ज़्यादा नहीं कहा क्योंकि उसके आप विशेषज्ञ हैं, लेकिन HR मेरा विषय है। काम के साथ करते करते न थकना एक ही जगह संभव है, वरना थकान होगी ही होगी। रात को 8 बजे भी अगर ऑफिस से नहीं उठने की इच्छा होती है तो उसका कारण एक ही चीज़ है, वरना वो थकान पैदा करती है। और वो एक चीज़ ये है कि आदमी को अपने काम से प्यार करना चाहिए। वन शुड लव हिज और हर ऑन वर्क। और जैसे ही ये होने लगता है, परिवार में बच्चों के साथ खेलते हुए हम कभी नहीं थकते, क्योंकि वो हमें उनसे प्यार है। मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं, लोगों का नाम याद नहीं रख पाता हूँ। उसका कारण क्या है? और मेरे घर के अंदर 50 बच्चे हैं, भाई बहन, इनके उनके मिला के सबके नाम याद रहते हैं। क्यों भाई? उनके 50 नाम क्यों याद रहते हैं, ये 5 नाम क्यों नहीं याद रहते? क्योंकि वो अपने लगते हैं और ये पराये लगते हैं। ऑफिस का मेरे साथ काम करने वाला स्टाफ मुझे अपना नहीं लगता, इसलिए मैं उसको नाम से संबोधित नहीं करता, क्योंकि मैं उनसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं हूँ। और मित्रों, सब मैनेजमेंट फालतू बातें हैं। ये एकेडमी में जो पढ़ाई जाती है, इवेंचुअली इट इज़ मैन टू मैन रिलेशन विच काउंट्स। और अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम एक मृत शरीर हैं, और अगर ये जिंदा रहा, हाँ, फिर उसके अंदर मैनेजमेंट, फिर उसके अंदर फैकल्टी, फिर उसके अंदर सब्जेक्ट्स, फिर वो उसको बढ़ाती है। इसलिए इन सब चीज़ों के साथ जो मुझे जंगल को लगता था, जो मुझे लगता है कि ये दिशा हो सकती है, और ये विचार ही कल उठ करके नीतियाँ बनेंगी, ये विचार ही कल उठ करके आने वाले भविष्य के अंदर जाने की दिशा बनेगी।
क्योंकि हमारे पास नान्यापन था, कोई दूसरा मार्ग नहीं, हमको इसी मार्ग पे चलना है, यानी क्योंकि हमको सक्सेस चाहिए। क्योंकि INDCs और NDCs की जो सारी चीज़ें हमने निश्चित की वो करना जरूरी है क्लाइमेट चेंज की दुनिया में, और वो अगर न भी करना जरूरी हो तो हम स्वभाव से ही वन का संरक्षण करते हैं, हम स्वभाव से ही वन्य जीवन और वनवासी और सारे लोगों के साथ रहते हैं। ये हम किसी दबाव में नहीं करेंगे, ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा स्वभाव है। वी आर ए सिविलाइज्ड वर्ल्ड। जिस ज़माने में लोगों को दांत साफ करना नहीं आता था ना, आज से 400-500 साल पहले जीभ भी साफ नहीं करते थे और दांत भी साफ नहीं करते थे, तब मेरे देश के लोग बहुत उन्नत चीज़ों में बात करते थे। कुछ कमियां हम में खड़ी हो गई, जातिवाद हो गया, ये हो गया, इलिटरेसी हो गई, इसको दूर करना चाहिए। लेकिन उठा तो हमने गाय का बच्चा ही रखा है, ये गधे का बच्चा नहीं है। इस बात को समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर फिर वो बच्चा नहाया नहीं है तो अपन नहला देंगे, उसकी कमियां दूर कर देंगे। और अगर हम एक साथ मिल करके ये जो हमारी टीम है अगर आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है 5-6 सालों के अंदर हम एक बड़ा परिवर्तन देखने में सफल होंगे। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।